अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर अफसाना। अफसाना उसको कहते हैं कि ज़िंदगी का एक वाक़या, अफसाना वो होता है कि ज़िंदगी के बारे में लिखा जाता है, किसकी ज़िंदगी कैसी है, किसकी ज़िंदगी कैसा है, किसकी ज़िंदगी कैसा है, बस उसी चीज़ के बारे में उसमें नोट किया जाता है। तो मुख्तसर अफसाना उर्दू नसर की तख्लीकी आदब में सबसे कम उम्र और नौखेज़ी सनफ़ है। ये मुख्तसर जो अफसाना ना अपनी ज़िंदगी की जो तख्लीकी अदब है वो अपनी कम ही उम्र में उसको क्या कर दिया, लिख लिया, उस चीज़ को सनफ़ किया है, राइटर बन गया कम ही उम्र में। लेकिन उस सनफ़ ने अपनी कम उम्री और नौखेज़ी के बावजूद ऐसी फ़नी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली जिससे सरसरी तौर पर गुजर जाना किसी के लिए भी अब मुमकिन नहीं है। अगर वो चाहे, अगर अभी भी कोई इंसान अगर चाहे कि हम फौरन ऐसी सरसरी नज़र पढ़ लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, हमारा नंबर अच्छा होगा, सर से सवाल जवाब को हम इस तरह सिंपल से देख लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता है। ये सनफ कदम कदम पर फिक्र व फन का ऐसा जलाल व जमाल पेश करती है जिससे जहन को नूर और दिल को सुरूर हासिल होता है। ये जो सनफ है, जो छोटा मुसन्निफ है, एक कदम कदम पर ऐसा फिक्र व फन अपने अपने जहन को दौड़ाया और उसी हिसाब से उस चीज को क्या किया, नोट किया, वो जमल पेश किया, खूबसूरत तरीके से उस चीज को पेश करता है तो लोग उसके को सुनने पर उसके तरफ क्या होता है, माइल होता है, जिससे जहन को नूर और दिल को सुरूर हासिल होता है। जिससे क्या होता है, जहन को क्या होता है, नूर व सुरूर हासिल होता है, दिल को सुकून मिलता है, जहन फ्री हो जाता है उस चीज को सुनने के बाद, लिखने के बाद, बोलने के बाद। उसके आईने में हमें जहां अपने मुल्क व कौम समझ की तस्वीर नजर आती है, उस चीज उस अफसाने को जब लिखता है उसमें कोई ऐसी कहानी लिखा जाता है, अफसाना कुछ ऐसा अफसाना लिखा जाता है, उसमें मुल्क का यानी कि अपने देश, अपनी कौम, जो अपने समझ के लोग हैं, उस चीज को ऐसा लगता है कि वही सब लोग मेरे सामने नजर आते हैं, वही सब है जो हमारे सामने है, वही हमारी जिंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियों, लेकिन हमारी जिंदगी में क्या क्या चीज पेश आने वाली है, क्या गम आने वाला है, क्या आलम व मुसरत सदमानी की झलकियां भी दिखाई देती है। उसी अफसानों के अंदर क्या उसकी जिंदगी में क्या पेश आने वाले है, वो उसको उस चीज को भी देखता है, उस अफसाने के अंदर दुश्वारी क्या होने वाला है उस चीज को भी देखता है, और गम क्या होने वाले हैं उस चीज को भी देखते हैं, और मुसरत व सदमानी क्या होने वाली है उस चीज को भी देखते हैं, उसकी झलकियां भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरिबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया है। बहुत कम अरसे में उसने उर्दू में एक आम संत की हैसियत से अपनी शनाख्त कायम कर ली। आम लोगों के दरमियान उसे खूब मकबूलियत भी हासिल हुई। उससे क्या हुआ, और लोग जो है ना, पहले ज़माने में क्या होता था, सोशल मीडिया बहुत कम था, ना के बराबर था। उस चीज़ को कैसे वो कामयाब हो जाए, कैसे करे, कैसे नहीं करे, लेकिन लोग बोल लगे हमको टाइम पास करना है तो कैसे करना है, कि वो क्या किया, लोग क्या करते उस टाइम के कहानी सुना करते थे कि हमको टाइम पास करना है। अभी के लोग क्या करते हैं, वो घर में हाथ में मोबाइल है, कहीं थोड़ा फ्री टाइम मिल गया उसे मोबाइल में मूवीज देखना शुरू कर देता है। सेम कहानी होता है तो सेम उसी तरह मूवीज की तरह होता है, अफसाना ही है मूवीज की तरह आता है। तो अफसाने की मुतअद्दिद तारीफें की गई, अफसाने ने अलग अलग तरीके से उसका तारीफ बयान किया है कि अफसाना एक मुमताज मगरबी अदब का कहना है कि अफसाना एक नसरी कहानी है। अफसाना क्या है, एक ऐसी नसरी कहानी है जो ऐसी ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। और किसी ने यह भी कहा है कि अफसाने में बुनियादी शय वहादत तासिर है, और कोई दूसरा आदमी ने कहा कि ये अफसाने के अंदर कुछ चीजों की तासीर पाई जाती है। बहरहाल अदब और फन के माहिरीन ने उसकी जो भी तारीफें बयान की है उन सब के दरमियान एक ख्याल मुश्तरक है, यानी कि जो भी चीजें उसके बयान की है उसके अंदर कुछ ना कुछ मुश्तरक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों के दिलों में जाके
लगता है। अफसाना नसर में एक मुख्तसर बयानिया तख्लीक सनफ है। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक गिरोह की नकूस या जहनी कसमकस को नुमाया किया जाता है। अफसाने में वाक़ियत की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत ही नपी तौल मतवाज़न होती है। वो जो अफसाना जो राइट करता है, जो इंसान उस चीज़ को लिखता है, जो राइटर लेखक ने, वो इंसानों के माइंड और दिमाग और माहौल को देखते हुए उस चीज़ को लिखता है, उस चीज़ को बोलता है, उस चीज़ को सुनाता है, ताकि लोग उसके तरफ माइल हों, लोग उसको सुने, उसकी बातों के वजन करें कि इसकी बातों में कितना वजन है, वो नाप तोली में लग जाते हैं। और उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ। कब हुआ? 20वीं सदी, 20 साल पहले, 200 साल पहले, 200 साल पहले की बात है कि उस टाइम से क्या अफसाना की इब्तिदा हुई ना। इब्तिदा का माने शुरुआत हुआ, स्टार्टिंग हुआ। उस सनफ ने तकरीबन अपने 100 साल सफर में कई नसीब और फराज देखे हैं। वो अपने 100 साल जिंदगी में कितनी चीजों को देखे हैं, कितनी चीजों को अपनाए हैं। मुत्तफिकन राय के मुताबिक उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना क्या है? उर्दू का पहला अफसाना मुख्तसर अफसाना क्या है? उर्दू का पहला अफसाना मुख्तसर अफसाना है। पहला नंबर क्या है? नसीर और खदीजा। ये उर्दू का जो पहला अफसाना है जिसको तस्लीम किया जाता है, जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ। कब हुआ? 1903 ईस्वी में शाये हुआ है। इस चीज को याद कर लो, इस चीज को कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है और इसको आ भी सकता है। तो उसके मुसन्निफ राशिदुल खैरी थे। उसका मुसन्निफ क्या था? कौन था? राशिदुल खैरी। उसके बाद प्रेमचंद और सज्जद हैदर के अफसाने सामने आए। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ। क्या हुआ? वो तरक्की कैसे करना है उस चीज के बारे में एक तहरीक निकला था, आगे सम्मेलन हुआ था। तो उससे चंद साल कबल, उससे मैंने 2-3 साल पहले, लेकिन 1936 से 2-3 साल पहले की बात है, क्या उसमें अंगारे के नाम से एक मजमुआ शाये हो चुका था। एक अंगारे नाम के क्या हुआ था? एक मजमुआ था जो शाये हुआ था, वायरल हुआ था, जो फेमस हुआ था। लोग उस तो नई चीज थी, उस लोग उसके तरफ सुनने लगे थे, कि जिसने मौजू फन दोनों एतबार से उर्दू के मुख्तसर अफसाने की तारीख में नए तजुर्बों की बुनियाद डाली। उस मौजू में, उस अंगारे के अंदर एक मौजू, ऐसे मौजू है जो उसमें नई चीजें उसमें लिखा गया था। अपना आइडिया को जो उस आइडिया से उसमें कुछ बुनियाद डाले थे। ये मजमू आज भी एक संग मिल की हैसियत रखता है। 1960 ईस्वी की दहाई जदीद अफसाने निगारों के दोस्त जब 1960 हुई तो जदीद अफसाना उसमें लिखा गया। एक नई नस्ल उभर कर सामने आई जिसने हकीकत निगर से इनहरफ किया। क्या किया? निगर से इनहरफ किया और अफसाने में जिसने हकीकत निगारी से इनहरफ किया और अफसाने में अलामत, इस्तारा, तमसील, तजरीद की आमेजिश की करके उर्दू के अफसाने का इफ्क मजीद वसी किया है। यानी कि उस चीज को फैलाया और रौनक किया है। क्या उस अहद के अफसाने निगारों में इंतजार हसीन और सुरिंदर प्रकाश, अनवर सज्जद और बलराज कामिल और गियास अहमद गद्दी और कलाम हैदरी वगैरह बहुत अहम है। ये जो ये सब राइटर है, ये सब क्या ये सब अफसाने को लिखा है, समझे। उर्दू अफसाने की तारीख में मुंशी प्रेमचंद, ये मुंशी प्रेमचंद इसके बारे में बहुत लोग सुने हैं, कहानी भी पढ़े होंगे, हिंदी इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। सज्जद हैदर ये भी एक क्या दोहे लिखा करते हैं। और सादत हसन मंटू, ये भी एक हिंदी का राइटर है, हिंदी पोएम का राइटर है। राजेंद्र सिंह बेदी, इसका भी दोहे आप सब पढ़ चुके हैं हमको। और इस्मत चुगदाई और ख्वाजा अहमद अब्बास, सुहेल आजिम आबादी, अख्तर यानवी, रामलाल, शकीरा अख्तर, जोगिंदर पाल की खिदमत को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। ये सब जो है ना, वो अफसाने लिखने का बहुत ही पुराना राइटर है, जो अभी भी फेमस है, अभी भी इसको क्लास में पढ़ाया जाता है।
اس کے بعد سہیل عظیم آبادی. ابھی جو اوپر ابھی بتائے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی، ٹھیک، اسی کا نیچے اسی کے بارے میں ہے. دیکھو ایگزام میں 10th کلاس ہو چاہے کوئی بھی کلاس ہو، چاہے NCERT ہو، چاہے CBSE بورڈ کا ہو، چاہے BSc بورڈ کا ہو، چاہے کوئی بھی بورڈ کا ہو، اس میں سب سے پہلے زیادہ تر رائٹر کا ہی سوال دیتا ہے. تو زیادہ تر جہاں تک ہو سکے تو رائٹر کو مطالعہ کرو، اس چیز کو لکھو، اس چیز کو سمجھو کہ کیا ہے. تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمان ہے. سہیل عظیم آبادی کا یہ عظیم آبادی کیوں پڑھا ہے؟ یہ عظیم آباد کا رہنے والا تھا، اس لیے اس کو سہیل عظیم آبادی کہا جاتا ہے. اور اس کا اصل نام سید مجیب الرحمان ہے. اس کا اصل نام کیا ہے؟ سید مجیب الرحمان ہے. تو اپنی ابتدائی زندگی میں ابتدا ہم اوپر بتا چکے ہیں. ابتدا کا معنی شروعات ہے، اسٹارٹ. زندگی شاعری بھی کرتے تھے وہ. اپنی زندگی کی شروعات میں کیا کرتے تھے؟ وہ شاعری کیا کرتے تھے. اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے. سہیل کیا کرتے تھے؟ تخلص. اسی طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہے. اس لیے ادبی دنیا میں ادب کی جو کتاب ہے، ادب کی جو دنیا ہے، اس میں اس کو سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئی ہے. تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی. یہ کب پیدا ہوا؟ سہیل عظیم آبادی کب پیدا ہوئے؟ 1911 عیسوی میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں. اس میں ایک سوال بنتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمان تھا. اور اس کو وہ کیا کرتے تھے؟ سہیل تخلص کرتے تھے. اور سہیل عظیم آبادی کب پیدا ہوئے؟ 1911 عیسوی میں پیدا ہوئے. سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں پیدا ہوئے. سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے. سہیل کیا کرتے تھے؟ ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے. 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا. 1 سال میں کیا ہوا؟ والدہ کا انتقال ہو گیا. اور پرورش نانیہال میں ہوئی. 1 سال کی عمر جب اس کا سہیل عظیم آبادی کا جب عمر 1 سال تھا، اس ٹائم اس کا ممی کا جو ہے نا انتقال ہو گیا تھا. اور اس کی پرورش جو پرورش ہوئی تو اس کا نانیہال میں ہوئی. ایک معلم کی سرپرستی میں ہوئی. ایک استاد کی سرپرستی میں کیا ہوا؟ اس کی پرورش ہوئی. تو ابتدائی تعلیم اور تربیت حاصل ہوئی. کیا ہوا؟ ابتدائی تعلیم اور تربیت حاصل ہوئی. کہاں؟ نانیہال میں. ویسے ان کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے. وہ اس کا آبائی وطن، اس کا باپ دادا کا جو وطن ہے، جو جگہ دیش ہے، جو جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ وطن شاہپور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے، جو پٹنہ کے اندر ہی ہے. کیا؟ شاہپور بھدول. تو ابتدا تباہ کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے. یعنی کہ کچھ مالی حالت ہوتا ہے. ابھی بھی وہ بہت ایسے بچے ہوتے ہیں جو مالی حالت کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ وہ علم حاصل نہیں کر پاتے ہیں. اس کا بھی یہی کہانی ہے. گرچہ مظفر پور، حیدرآباد، کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے، اگر اس کا مالی حالت ٹھیک ہی نہیں تھا، لیکن تب بھی وہ مظفر پور جیسے یونیورسٹیوں میں، حیدرآباد میں، کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے. وہاں پہ پڑھے اور پڑھائے ہیں. ابتدا شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی ایک طرف مائل ہوئے. پہلے کیا کرتے؟ شعر و شاعری لکھا کرتے تھے. اس کے کچھ دن کے بعد کیا وہ افسانہ لکھنا شروع کیا. اس کے طرف مائل ہو گئے کہ ہم کو افسانہ لکھنا ہے. پھر پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے. پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، لیکن وہ کیا بے شمار کتابیں لکھ ڈالی ہیں، بے شمار افسانے بھی لکھے ہیں. اور سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی. آل انڈیا کا جو ریڈیو ہے، ریڈیو سینٹر ہے، اس میں کچھ دن ملازم رہے. کچھ دن تک اس میں بھی کام کیے، ریڈیو ٹیلی ویژن کے اندر اور دوردرشن کے اندر. اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے. کہاں رہے؟ دہلی میں رہے.
फिर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया। फिर वहां से दिल्ली से उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया श्रीनगर कश्मीर। फिर वो वापस पटना चले, वहां कुछ दिन रहे, उसके वहां से फिर पटना वापस आ गए और मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। तो वहां से जो श्रीनगर कश्मीर से का जो मुलाजिमत था वहां से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, यानी वहां से छोड़ दिया। उससे पहले सहाफियत में भी मसरूफ रहे। क्या रहे? मसरूफ रहे। रिसाले निकाले और एक रोजनामा अखबार, उसे एक क्या निकाले? रिसाले निकाले हैं और एक रोजनामा अखबार जो न्यूज़पेपर होता है अभी, जो जैसे हिंदुस्तान हो गया, दैनिक जागरण हो गया और दैनिक भास्कर हो गया, इस तरह का जो है ना न्यूज़पेपर निकाला। एक का नाम था रोजनामा अखबार या और एक का नाम था साथी का अज्जा क्या है। तो सोहेल आजिम आबादी जिंदगी भर उर्दू की तरवीज इशाअत में मशरूफ रहे, हमेशा उर्दू को सही करने में लगे रहे, उर्दू से शेर व शायरी लिखने में लगे रहे, उर्दू में अफसाने लिखने में लगे रहे। मशरूफ रहना मतलब काम में लगा रहना, काम में मशगूल रहना, इसे क्या कहते हैं? मशरूफ। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरबीज व इशाअत का काम किया। छोटा नागपुर में क्या किया? उर्दू को सही करने में, उर्दू को लिखने में, उर्दू को समझाने में अपनी जिंदगी को काम किया। तो जमींदार ना माहौल से ताल्लुक और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफसानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए। तो वो छोटा नागपुर में क्या किया? नागपुर में वो अपने मौज़ूआत, अफसाने के जो मौज़ूआत है उसको मुतय्यन कर दिया, उसको सुनाने स्टार्ट कर दिया कि हमको यहीं पे सुनाना, यहीं से स्टार्ट कर देना है। उनके अक्सर व बिस्तर अफसाने जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ, मजदूरों और कमजोरों और तबकों के हकूक जैसे मौज़ूआत से मुतालिक थे। लेकिन इसका जो अफसाना लिखा था, जो कमजोर टाइप के इंसान थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, समझे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उसी के बारे में ज्यादातर टॉपिक लिखा करते थे, अफसाने लिखा करते थे, नावल वगैरह लिखा करते थे, शेर व शायरी कहा करते थे। उसी के मुताबिक जो गरीबों को हक के लिए वो इससे इस तरह लड़ते थे। तो सोहेल आजिम आबादी का क्या था? वो आजिमाबाद का रहने वाला था। तख्लीकत उनके 3 अफसानवी मजमे 4 चेहरे उसका। तो सोहेल अगर बोलेगा कि सोहेल आजिम आबादी का 3 अफसानों की मजमे का नाम बताइए, तो क्या बताना होगा? एक नंबर क्या होगा? 4 चेहरे। दूसरा नंबर क्या? अलाव। और तीसरा नंबर है आदमी के रूप है। और एक नाबिल बेजड़ के पौधे, और एक नाबिल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। इन मजमू के अलावा सोहेल के अफसानों की तादाद 125 तक पहुंचती है। कितना? 125 लिख डाली है अफसाना। 1980 ईस्वी में सोहेल आजिम आबादी का इंतकाल हो गया। कब हुआ? 1948 ईस्वी में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जिनके पास किताबें नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते, जो कोचिंग तक पहुंच नहीं सकते हैं, जो महीना का पेमेंट नहीं कर सकता है, तो आप उन तक भी पहुंचा दीजिए। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं कि हम हर चीज़ को समझा कर बता रहे हैं, सिखा सुना रहे हैं, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, आप जल्दी समझ जाए। इसलिए आप वीडियो को दोस्तों के तक शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिले और हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। अस्सलाम वालेकुम।